यंगर जनरेशन जो सब कुछ नेट पे देख के आते हैं। तो आई हैड अ पेशेंट जो एक्चुअली अपना सारा कुछ एआई से पूछ के आया था। सर्जरी के स्टेप्स क्या क्या, इसके बाद क्या होना है, सर्जरी के बाद आउटकम कैसा रहेगा एंड सर्जरी करानी किससे है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई डू नॉट से कि आप पढ़ो नहीं अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, बट एक लिमिट पता होनी चाहिए कि हमें एआई से कितना पूछना है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपका स्वागत है हमारे आज के हेल्थ पॉडकास्ट में, जहां होंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड मिथ्स क्लियर और एक्सपर्ट्स देंगे अपनी वैल्यूएबल टिप्स। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रीता द्युति मुखोपाध्याय, who holds service experience of 17 years and is working with Fortis Hospital गुड़गांव, जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है और बोर्ड सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सो डॉक्टर द्युति, वी वेलकम यू हियर। कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट सर। सो डॉक्टर द्युति, आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, सर्जन है, एक नी, शोल्डर एंड स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में जी। तो कैसा रहा आपका ये 17 साल का एक्सपीरियंस? आई थिंक काफ़ी फैसिनेटिंग रहा है। आई वुड से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जहाँ पे इनिशियल फेज में सेल्फ डाउट भी हुआ है कि क्या एज अ नीश ब्रांच स्पोर्ट्स इंजरी एंड शोल्डर मैं सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर हम देखें इन जनरल, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जनरल प्रैक्टिस रही है कि लोग नी रिप्लेसमेंट ही करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी सॉट आफ्टर ब्रांच नहीं हुआ करता था इवन अ कपल ऑफ इयर्स बैक। ट्रू। उसमें भी अगर हम शोल्डर को ले लें तो शोल्डर में भी बहुत गिने चुने सर्जन्स या डॉक्टर्स थे पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिनकी भी प्रैक्टिस बहुत टाइम बाद सेटल हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। सो एनी एक्सपीरियंस यू रिमेंबर, लाइक यू हैव मेट सो मेनी पेशेंट्स, आई थिंक इस जर्नी में कई तरह के पेशेंट्स होंगे, आपका उनके साथ रहा होगा रिलेशन जी। सो कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसी मेमोरी आपके माइंड में हो जो आप कभी भूले ना हो? द यंगर जनरेशन जो सब कुछ नेट पे देख के आते हैं। सो आई हैड अ पेशेंट जो एक्चुअली अपना सारा कुछ एआई से पूछ के आया था, यहाँ तक कि उसने अपने सिम्टम्स के बेसिस पे क्या डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस कौन से होने हैं, उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के हिसाब से सर्जरी क्या होनी है, अच्छा, सर्जरी के स्टेप्स क्या क्या, किसके बाद क्या होना है, सर्जरी के बाद आउटकम कैसा रहेगा एंड सर्जरी करानी किससे है। ये सारा कुछ एआई से पढ़ के आया था, जस्ट टू टेल टू द डॉक्टर कि ये है, ये करना है, एआई ने बोला है कि आपसे कराना है इसलिए आप करोगे। अच्छा। लेकिन करना A to Z एग्जैक्टली जो एआई ने बोला है वही करना है। तो कंसल्टेशन लेना या कंसल्टेशन देने आया था? ट्रू, आजकल एआई ने आई थिंक बहुत कुछ ही आई थिंक हमें एक्स्ट्रा प्रो बना दिया है कि हम टाइम से पहले चीज़ों का पता कर लेते हैं और दूसरे का पार्ट हम आई थिंक कवर कर। बट आई थिंक उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई डू नॉट से कि आप पढ़ो नहीं अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, बट एक लिमिट पता होनी चाहिए कि हमें एआई से कितना पूछना है। ठीक है, वो अगर हम एक लिमिटेशन नहीं लगाएंगे देन आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। या इट्स अ प्रॉब्लम। सो कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब कंधे में दर्द है जी, और कंधे में दर्द है और आप कह रहे हो कि इलाज कराना पड़ेगा और मुझे दर्द तो थोड़ा सा है जी, पर एमआरआई तो बहुत कुछ कह रहा है, ये कैसे हो गया जी? तो उस पेशेंट को आप कैसे समझाते हो? देखिए, मैं ना सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ, डेली लाइफ के बेसिस पे एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कंधे में दर्द है एंड एमआरआई बहुत कुछ बता रहा है, देन एमआरआई को डेफिनेटली आप ओवरलुक मत करिएगा। ठीक है, कंधे में दर्द कम या ज़्यादा होने के कारण बहुत हो सकते हैं। हर पेशेंट की पेन टॉलरेंस अलग होती है। शायद आप नोइंगली आप यूज़ ही कंधे को कम कर रहे हैं। बहुत पेशेंट्स आते हैं नॉट ओनली कि कंधे में बहुत मिनिमल दर्द है, या फिर ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को डेली लाइफ में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी थोड़ा सा एग्जर्ट करता हूँ या कुछ स्पोर्ट्स खेलता हूँ तब इशू होता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल देम इज, देखो, आप अगर डॉक्टर के पास आए हो तो प्रॉब्लम तो है। अगर वाकई में बहुत ही मिनिमल दर्द होता तो आप
यहाँ नहीं मेरी होते। फीस देके यहाँ आते नहीं। बिल्कुल। तो पहले तो आपने ही अपना जवाब दे दिया कि दर्द मामूली से ज्यादा है, तभी आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए। बिल्कुल। दूसरा, अगर एमआरआई में दिख बहुत कुछ रहा है तो चल बहुत कुछ डेफिनेटली रहा है। एमआरआई झूठ चीज नहीं दिखाती, अगर कुछ दिखा रही है तो प्रॉब्लम है। अब केवल दर्द इज नॉट द मार्कर या इंडिकेटर कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ठीक क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ पंक्चर। ठीक है, अगर गाड़ी के टायर में पंक्चर है तो हवा तो निकलेगी। पंक्चर छोटा हो तो टाइम लेके निकलेगी, बड़ा हो तो जल्दी निकलेगी। तो अगर प्रॉब्लम है तो इलाज तो चाहिए। कौन सा इलाज, कैसा इलाज, वो हम आपको एग्जामिन करके डिसाइड करेंगे। लेट द डॉक्टर डिसाइड। हाँ। ओके, ग्रेट। सो डॉक्टर द्युति, अगर हम बात करें, आप एक स्पेशलाइज सर्जन हैं और इंडिया की अगर बात करते हैं, एवरी केस इज अ स्पोर्ट्स इंजरी केस, एवरी सेकंड केस इज स्पोर्ट्स इंजरी। हाँ, व्हाई इट इज कॉमन एंड व्हाट आर द रीजंस? एक तो देखो, आज के डेट पे मैं बोलूँगा स्पोर्ट्स एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 20 इयर्स बैक की भी बात करूं, उस टाइम पे बहुत पेरेंट्स एज सच अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना नहीं चाहते थे, वर्सेस आज की डेट पे हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा एक ना एक स्पोर्ट तो खेले। ओके। तो ज़्यादा अवेयरनेस है तो ज़्यादा खेल रहे हैं, ज़्यादा खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली इंजरीज ज़्यादा होंगी। ओके। नंबर 1। नंबर 2, जो स्पोर्ट्स इंजरी को लेके अवेयरनेस है वो भी बढ़ गई है। अगर 20 इयर्स, इवन माय चाइल्डहुड, अगर हमें कोई चोट लगती थी तो हम उसको ऐसे बोल के पर्दा डाल देते थे कि खेलते हो तो चोट लगती है, ठीक हो जाता है। बट आज के पेरेंट्स अगेन बिकॉज ऑफ AI आर मोर अवेयर, तो इवन द माइन्यूटेस्ट ऑफ थिंग दे वांट टू गेट इट sorted to the root cause. Okay. So that is also a reason why sports injuries are becoming so popular and people are coming up to get treated. So I think in a way that's helpful. जी, कि एटलीस्ट आप लोग जाग रहे हो, आप किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और अगर इन्वॉल्व हो तो चोट तो लगेगी। Absolutely. और डॉक्टर्स हैं हमारे पास। Absolutely. सो डॉक्टर द्युति, अगर बात करते हैं हम शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में, जी, अगेन ये बहुत ही कॉमन हो रखा है आजकल। कोई भी जो भी जिम जाता है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, ये कॉमन फैक्टर है कि डिसलोकेट हुआ, पता भी नहीं चलता। इसका क्या रीज़न है? सो शोल्डर डिसलोकेशन हर बार ज़रूरी नहीं है कि कंधा पूरा ही अपने जॉइंट से बाहर निकल जाए। ओके। सबलक्सेशन बोल के एक टर्म होता है जिसमें शोल्डर अपने सॉकेट से हल्का सा बाहर जाता है, देन बॉडी के मैनिपुलेशन से अपने आप वो वापस भी सेट इन हो जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो जिमर्स में, एथलीट्स में काफ़ी कॉमनली होता है, राइट। सो साथ में आपके कोचेज होते हैं, फील्ड पे फिजियोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो भी माइनर मैनूवर्स करके आपके कंधे को बिठाना सीख जाते हैं। ओके। राइट। जो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं वो परसेंटेज है जिनका शोल्डर अपनी जगह से पूरा ही निकल चुका है, एंड वो बोन ब्लॉक की वजह से, क्योंकि वो आगे जाके बोन के सामने फंस गया है, वो अपने आप से अब पेशेंट या उसके रिलेटिव वापस नहीं बिठा पा रहे, तब वो आके डॉक्टर की मदद मांगते हैं, जहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा सुला के, रिलैक्स करवा के हम उसको वापस प्लेस में डालते हैं। सो दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी जो डिसलोकेशंस या फिर हाफ डिसलोकेशंस बोल लो, सबलक्सेशंस बोल लो, वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। ओके। बट डॉक्टर द्युति, आई हैव सीन पीपल ऑल्सो कि ना वो जिम गए, ना वो कोई एक्टिविटी कर रहे थे, जी, जस्ट ऐसे ही किसी ने हाथ ऐसे किया। एक्चुअली दैट वाज अ केस ऑफ माय सन। अच्छा, ही वाज इन कनाडा। आई वांट टू शेयर हियर कि ऐसे ही जस्ट था, देयर वाज अ कैट इन द हाउस, और वो हमने रखी हुई थी, पेट थी, और उसे जस्ट ऐसे हाथ किया उसकी तरफ, और ही कुड नॉट गेट अप। आई वॉज देयर लकीली। तो मैं रश किया, उस टाइम में -50 डिग्रीज वहाँ पे चला था कनाडा में, और मैं इसको हॉस्पिटल लेके भागी। तो एमरजेंसी में इसको सेडेट करके वो सेट किया गया, मतलब विदाउट रीजन। सो आई वांट टू नो व्हाई। हाँ, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक जो ज़्यादा लाइकली है कि जैसे मैंने बताया, पहले भी कोई माइनर इंजरीज हुई होंगी जिसमें शोल्डर पूरा डिसलोकेट हुआ नहीं होगा। ओके। माइनर सा बाहर निकला होगा, फिर बॉडी के मैनूवर से वापस अंदर चला गया होगा। ओके। जब ये सटल वाला डिसलोकेशन रिपीटेडली होता है ओवर टाइम, ये सटल वाले डिसलोकेशन कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, पेशेंट उतना अवेयर नहीं हो पाता। बट जब ये रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं, धीरे धीरे टिश्यू वेयर आउट होता है, बोन वेयर आउट होता है,
एंड फाइनली एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि माइनर जर्क से पूरा ही पूरा हो जाता है। बाहर आके जाके वो फंस जाता है। ओके सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि पेशेंट का टिश्यू थोड़ा सा लैक्स हो, जिसमें कि इट इज नॉट द फोर्स विच गॉट अप्लाइड बट द एंगल या फिर मैनूवर जो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक एंगल इट कुड नॉट होल्ड द बॉल इन द सॉकेट एंड इट स्किप्ड आउट। ओके So these are the two primary conditions जो ऐसा कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके अगर आप एक लेमन की लैंग्वेज में हम समझना चाहें कि अगर शोल्डर डिसलोकेट हो गया जी सो हमारे व्यूअर्स को भी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग आप तक नहीं अप्रोच करते आज जी, भी जी कि जैसे आपने बोला कि पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जी पेन है तो समथिंग इज देयर, समथिंग इज ठीक है ना। तो कई बार हम कंधा उतर गया है, ठीक है, मलहम लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, कोल्ड दे रहे हैं, व्हाटएवर जो हम देखते हैं वही करते हैं। हर केस में सर्जरी तो नहीं होती, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये आपको व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। जी तो आप उस पर क्या इंसाइट देना पाएंगे? देखो मैं यही बोलूँगा कि पेन होना लाजमी है, जी। सबको होता है, मुझे भी होता है। जी एंड एज अ रिफ्लेक्स कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर कारण से पेन हो तो आप वेट एंड वॉच करते हैं, मैं भी करता हूँ। आई वुड रादर से कि आपको 3-4 हफ्ते देने चाहिए बॉडी को रिकवर होने के लिए, ट्रू राइट। अगर आपको पेन हुआ है, फर्स्ट ट्राई एंड थिंक योरसेल्फ कि व्हाट वाज द पॉसिबल रीज़न कि मुझे पेन क्यों ट्रिगर हुआ। उस एक्टिविटी को अवॉइड करें, बॉडी को थोड़ा सा टाइम दे हील होने के लिए। आइस पैक वगैरह आप चाहे तो घर पे कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ट्राई गेटिंग बैक टू दी सेम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ टू सी क्या आप दोबारा से वो एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। बट अगर महीना निकल चुका है, आपने एडिक्वेट टाइम दे दिया है, बट उस एक्टिविटी को करने में या फिर नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपको लगता है वो कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर पेन ट्रिगर हो रहा है या कोई और सिम्टम आ रहे हैं, देन आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड गो अहेड एंड सी अ डॉक्टर। ओके 1 month's time is usually enough for the body to bring about good amount of healing in conditions which the body can heal itself. ओके If something is not healing without any intervention with beyond a month, that requires further evaluation by a trained doctor. Okay. So in a case when surgery is not done, you just set it up कि जो भी प्लेसमेंट आप करते हैं आपकी लैंग्वेज में, जी उस केस में रीअकरेंस के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? मैम, रीअकरेंस का चांस डिपेंड करता है पेशेंट ने रिहैबिलिटेशन क्या करा है। ओके So here comes the role of physiotherapy या पोस्ट इंजरी रिहैब। ओके रिहैब में एक लोगों में माइंडसेट है फिजियोथेरेपी को लेके कि मशीन लगाएंगे थोड़ा सा सब कुछ एंड ठीक वो हो चले जाएगा। जाएंगे, उसी में सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो Yeah. मैं स्पोर्ट्स इंजरी एंड शोल्डर के एस्पेक्ट में ये बोलूँगा कि रिहैबिलिटेशन हैज़ नथिंग टू डू विद मशीन्स हियर, इट Alright. हैज़ टू डू विद मसल रीबैलेंसिंग। अगर कभी भी कहीं पे भी बॉडी में चोट लगती है, उस रीजन के मसल्स नेगेटिव फीडबैक की वजह से फ्रॉम द ब्रेन इनहिबिट हो जाते हैं। Okay. आफ्टर द इनिशियल हीलिंग वी हैव टू स्टिमुलेट द मसल्स अगेन फ्रॉम जीरो। उसको एक न्यू बॉर्न बच्चे की तरह हमें ट्रेनिंग देनी है कि कैसे आपस में तालमेल बिठा के इन टैंडम ऑल द मसल्स हैव टू वर्क। अगर एक ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग होगा, दूसरा ग्रुप वीक रहेगा, तो वो बैलेंस नहीं दोबारा बनेगा एंड होने के शोल्डर chances. दोबारा निकल जाएगा। True. अगर हम बैलेंस बना देते हैं तो चांसेस आर वेरी लेस। Okay. बट हैविंग सेड दैट, हमारे मेडिकल उसमें एक प्रोटोकॉल है या फिर एक डिक्टम है जिसको हम मानते हैं। उसका रीज़न भी मसल स्ट्रेंथ का लेकर है कि द यंगर यू आर, लेस देन 20, शोल्डर एक बार डिस्लोकेट हुआ, देयर इज अ 100% रिस्क कि वो दोबारा डिस्लोकेट होगा। होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 20 में मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर, less than 30, that 100% comes down to 95. Okay. Less than 40, it comes down to 80. Less than 50, it comes down to 50%. तो Okay. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, the chance of repeat dislocation goes down. क्यों? क्योंकि with age the muscles are also getting weaker. तो Okay. the force that it can apply to pull the shoulder out Not goes possible. down. Okay. So viewers, please note it down. Dr. Dyuti, next question comes. लिगामेंट्स आखिर हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं?
सो लिगामेंट्स तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्ट्रक्चर होती है बॉडी में जी, जो हर जॉइंट में इम्पॉर्टेंट है, राइट। किसी जॉइंट में वो जॉइंट के बाहर से जॉइंट को कवर कर रही होती है, किसी किसी जॉइंट में वो जॉइंट के अंदर से उसको पकड़ती हैं। सो लिगामेंट इज बेसिकली स्ट्रक्चर जो आपके जॉइंट के दोनों या तीनों बोन्स को आपस में अपने करेक्ट प्लेसमेंट में पकड़े रहती पकड़ है। के रखता है। तो गिवन एग्जाम्पल, अगर आपके पास डोर है, डोर के कब्जे लगे हुए होते हैं, वो लिगामेंट है अच्छा। जो डोर को फ्रेम के साथ पकड़ के बैठा है। ओके, अगर कब्जा ढीला हो जाएगा या खिंच जाएगा या टूट जाएगा तो डोर लटक जाएगा। लटक जाएगा। सिमिलरली अगर आपका लिगामेंट इंजर्ड है, डैमेज्ड है, स्ट्रेच्ड आउट है, तो आपका जॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, To maintain the stability of the joint, ligaments are very crucial. ओके। सो इन केस अगर आपका लिगामेंट इंजरी हो जाती है तो उस केस में हमने कई बार ये भी सुना है कि हमारे जो आर्थराइटिस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जी। हाउ मच दिस इज ट्रू? This is true, absolutely true. आप Okay. एग्जाम्पल दोबारा दरवाजे का लीजिए। एक 4 हिंजेस हैं, एक हिंज आपका लटक गया, चीजें लूज हुई, यस, right, तो बाकी disbalance हुआ। लोड बढ़ेगा, फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं होंगे एंड वो घिसने लगेगा। सिमिलरली जॉइंट अगर स्टेबल नहीं है, वो ऐसे ऐसे वॉबल कर रहा है, तो वेयर आउट डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके। तो आपने आई थिंक बहुत अच्छा डोर का एग्जांपल सेट किया है और हमारे व्यूअर्स इससे अच्छे से समझ भी गए होंगे। जी। डॉक्टर द्युति, हमारे एक फेमस क्रिकेटर ऋषभ पंत जी का जो हुआ था जी, एसीएल जी, इंजरी जी, हुई, जी, उस केस में उनकी इंजरी तो बहुत सीरियस थी। जी, और- उनको मल्टीपल लिगामेंट्स थे। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं, क्रिकेटर थे और एक कॉमन व्यक्ति जो होता है जी। हमारा, उसको चोट लगी, उसके रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? So recovery has nothing to do with the profession. It Okay. is to do with the patient's motivation to get back to the level of activity जो कर रहे थे। ओके, ठीक है, चाहे आप एक आईटी सेक्टर में लैपटॉप पे काम करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप फुल रिकवरी चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मोबिलिटी, तो रिकवरी कैन बी एज गुड या बेटर। लाइक आई हैव हैड पेशेंट्स जो इंजरी से पहले स्पोर्ट्स में नहीं थे, बट सर्जरी कराने के बाद, रिकवर होने के बाद, दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग बिकॉज उन्होंने रियलाइज किया कि बैठे बैठे बॉडी को जंग लग रहा है, तो अब दे शुड एक्चुअली कीप द बॉडी मूविंग एंड एक्टिव। ओके। So तो यू that- मीन टू से हाँ। कि अगर ये इंजरीज होती हैं एंड वंस दे गेट स्टेबलाइज्ड, रिकवर, हाँ, तो रिपेयर, हाँ, तो उसके बाद आप अपने जो है आपकी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकते हो। 100%। आप अगर स्पोर्ट पर्सन हो तो स्पोर्ट्स खेल सकते हो, क्योंकि एक 100%। फेयर ये भी रहता है कि शायद हम नहीं खेल पाएंगे। अगेन स्पोर्ट्स में वापस नहीं जाने का रीजन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पेशेंट रादर दैन अ फिजिकल हर्डल। ओके, तो यूजुअली एज अ स्पोर्ट्स सर्जन हम कोशिश करते हैं हर पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दिलाएं, ताकि वो जो एक साइकोलॉजिकल फियर फैक्टर है उसको हम मिटिगेट कर पाएं। बिकॉज जो फिजिकल रिकवरी तो हम फिजियोथेरेपिस्ट मैनेज कर लेंगे, कोच मैनेज कर लेगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसको कवर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल थेरेपी भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल इवैल्यूएशन भी Sure, करना पड़ता है 100%। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आई थिंक, जी, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का रोल भी यहाँ आता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट स्पेशल एक ब्रांच होता है। ग्रेट। डॉक्टर द्युति, कौन सी हमारी रोज़ की आदतें हैं जो हमें सुधारनी चाहिए एक अच्छे वेलबींग के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है लेजी होना बंद करें, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। ठीक है, ओके, एक लोग सब ये एक वो दे देते हैं, बहाना दे देते हैं कि टाइम नहीं है। आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। आपके पास टाइम बहुत होता है, बस आपको वो टाइम निकालना होता है। एवरीबडी हैज़ टाइम फॉर देमसेल्व्स। 24 घंटे के अंदर ही Exactly. सारी दुनिया चल रही है। तो सबसे पहले तो टाइम निकालिए, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। देन ऑब्वियसली डाइट। चीट डे एक दिन हो सकता है, नॉट ऑल 7 days कैन बी चीट डेज, राइट। तो हेल्दी बैलेंस डाइट। देन आई वुड से पॉस्चर, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में हैं, कॉन्स्टेंटली लैपटॉप में, मोबाइल पे लगे हुए हैं, टेंडेंसी होती है कि सामने स्टूप होने लग जाते हैं, गर्दन झुका के मोबाइल में घुसे रहते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, कि सीधा बैठें, कमर और गर्दन सीधी रखें, स्क्रीन पे दूरी मेंटेन करें।
घर आके भी वही टीवी पे बैठ जाते हैं, काउच पे लेट के। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। सो एक्सरसाइज, डाइट एंड गुड पोस्चर। ग्रेट। आई थिंक वो हर चीज़ का इलाज तो वही है, जितने भी डॉक्टर्स के साथ मिलने के लिए जाएं तो आई थिंक हर चीज़ का इलाज यही है कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है। एग्जैक्टली। ग्रेट सर। हमारी बढ़ती हुई उम्र और हमारे घुटने जी। पर आई थिंक आज ये उल्टा हो गया है कि बढ़ती उम्र के साथ घुटने की प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका रीज़न तो अगेन मुझे पता है आप यही बोलोगे, हमारा खराब लाइफस्टाइल। पर मैं चाहती हूँ फिर भी आप बताएं। नहीं देखो, एक तो लोग फिजिकल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब ज़्यादा हो गए हैं, तो द यंगर पॉपुलेशन इज मोर एक्टिव फिजिकली। तो जितना यूज़ करेंगे ऑब्वियसली वेयर आउट भी उतना ही होगा। सो दैट इज़ वन रीज़न। पहले के ज़माने में पीपल वर नॉट इनटू अ लॉट ऑफ डांसिंग या पार्टीज जहाँ पे अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जॉइंट यूजेस होता था। आजकल डांसेस ज़्यादा हो गए हैं, पीपल पार्टी एंड डांस, उससे जॉइंट वेयर आउट बढ़ता है। मैराथन्स का चलन चला है, अ लॉट ऑफ पीपल्स आर इनटू मैराथन्स। सो लोग दौड़ते हैं, दौड़ना इज़ गुड, बट उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, राइट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप दौड़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। अगर आप सिर्फ दौड़ रहे हैं एंड मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं तो वो कमज़ोर मसल आपका वो लोड नहीं ले पाएंगे। सो इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो कि ये तो पता है कि मुझे दौड़ना है, लेकिन जो दौड़ के साथ साथ मसल स्ट्रेंथिंग मेंटेन करनी है उसके बारे में किसी ने बताया नहीं। कहते हैं ना, रीड योर बॉडी, रीड योर माइंड। आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड कि exactly. So these are किसी ने reasons बोला दौड़ो तो हम दौड़ते ही जा रहे हैं, हम यही देखना भूल जाते हैं, यही ऑब्जर्वेशन भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। So I think that is these are the reasons कि younger population में भी अब ये प्रॉब्लम्स दिखने लग गई हैं। ओके। तो द्वितीय अगर कंपेयर करते हैं, अगर हम अपनी अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं और हमारे विलेजेस की बात करते हैं, जहाँ तक हमने सुना हमारे सारे के सारे फोरफादर्स, हमारे एंसेस्टर्स, शायद कभी सुनाई देता था कि घुटनों की दिक्कत उनको कभी हुई। 90s 95 तक सब लोग चलते हुए गए हैं। exactly. पर आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा है टूवर्ड सिटीज़। ये ओवर अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस इज डेफिनेटली अ रीज़न। एज आई सेड, हमारे पेरेंट्स शायद जब तक एकदम बेड रिडन वाला सिचुएशन नहीं आ जाता था, दे वुड नेवर गो टू अ डॉक्टर। आज की डेट में even a 10% pain will bring the patient to a doctor. Yes, awareness is there. AI, Google, internet is a big reason for that. Plus is the change in the lifestyle. हम पहले के ज़माने में मसल स्ट्रेंथनिंग एंड उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे। अब वापस से वो वाला दौर आ रहा है where people are getting aware and getting back into strengthening and balancing. But बीच में एक समय गया है जब वो awareness lacking थी, तो वो वाला जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। तो आप कह रहे हो कि आजकल आपके पास ठीक ठाक से पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर। ग्रेट, थैंक्स टू एआई। थैंक्स टू एआई। आई थिंक आई वुड थैंक इंस्टा आल्सो। इंस्टा पे रील देख देख के लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी फिट होना है। हाँ, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है। एग्जैक्टली। बट ये कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो आपको अपना लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए कि मैं कहाँ तक मोटिवेशन लूँ एंड समथिंग विच इज बियॉन्ड योर बॉडी स्कोप, उसको कैसे मैं नजरअंदाज करूँ। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, ट्रू। डॉक्टर द्युति, हमारी जो अगेन रीजन इज ओबेसिटी है, वेट गेन है जी, तो हमारी वीक मसल्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं रीजन बनते हैं हमारे शोल्डर्स एंड नी प्रॉब्लम्स का। डेफिनेटली, यस। ओके, डेफिनेटली। तो अगेन आप कुछ डाइट में बताना चाहेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सो डाइट में आई थिंक जो इंडियंस का डाइट पैटर्न है वो थोड़ा सा आई वुड से गलत की तरफ है। वी टेंड टू ईट अ लॉट ड्यूरिंग द डिनर टाइम, ठीक है। काफ़ी फ्राइड फूड होता है, काफ़ी हेवी ऑयली रिच फूड होता है, विच आफ्टर डिनर हम यूजुअली थोड़े से लेज़ी होते हैं, ऑलरेडी बॉडी टायर्ड होती है, हम सो जाते हैं, तो वो सारा जो फैट है, अनहेल्दी खाना है, वो एक्यूमुलेट होती है बॉडी में। इफ़ यू कंपेयर टू द वेस्ट, स्पेशली द यूरोपियंस, दे हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट, a moderate lunch and a very light dinner. That too they have it before sunset. So they spend a lot of time post that in
मूविंग अराउंड, एक्सरसाइजिंग, वॉक्स, सो दैट वो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करके फिर सोने जाते हैं. सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो हमें भी फॉलो करना चाहिए. हमें अगर आलू के पराठे खाने हैं, हैव इट ड्यूरिंग अ ब्रेकफास्ट, ठीक है, हैव अ गुड हेल्दी फैटी ब्रेकफास्ट, लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन, लाइक अ बेगर. एंड देन लंच थोड़ा सा मॉडरेट हो जाओ, एंड डिनर पे कोशिश करो कि बस हाँ पेट थोड़ा सा आपका पेट भरना है. एग्जैक्टली. खाना है पर जीने के लिए खाना है, पर खाने के लिए नहीं जीना है. एग्जैक्टली. आई थिंक यही, स्पेशली डिनर टाइम में. राइट. ओके, हमें कब समझना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है और हमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो जैसे हमने पहले भी आई थिंक बात करा कि एनीथिंग व्हिच इज लास्टिंग बियॉन्ड अ कपल ऑफ वीक्स इज अ हिंट कि कुछ तो गलत है जो बॉडी ठीक नहीं कर पा रही है. राइट. दैट इज अ टाइम वेयर यू शुड go and see a doctor. Okay. So you mean to say your body always gives you a signal? जी. सिर्फ हमें उसको समझना हम है. नेग्लेक्ट करते रहते हैं, Right. बट वो नहीं करना है. बस इन शॉर्ट वो नहीं करना है. एक सर्जरीज को लेके भी मिथ है डॉक्टर द्युति कि जहाँ नाम आता है हम डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं, रियलाइज भी कर लेते हैं पेन है और आपको दिखा भी लेते हैं आके, लेकिन जब बात आती है सर्जरी की तो शायद दोबारा हम घूम के डॉक्टर के पास नहीं जाते. काफी बार होता है. ऐसा होता है ना? काफी बार होता है. तो उस मिथ को आप कैसे ब्रेक करना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? मिथ नहीं है, आई वुड से वो एक्चुअली डर है. उस डर को एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मुझे भी कोई सडनली बोल दे कि आपकी सर्जरी होनी है तो मैं भी थोड़े देर के लिए तो नर्वस हो ही जाऊंगा. थोड़े डेज के लिए मैं भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक लूंगा कि शायद कहीं और दिखा लेते हैं, शायद बिना सर्जरी का कोई ऑप्शन हो. वो एक ह्यूमन नेचर है. ओके. बट एज अ डॉक्टर आई थिंक हमारा काम है पेशेंट को ये समझाना कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका और कोई बेहतर इलाज नहीं है. आई वुड नॉट यूज द वर्ड कि इलाज नहीं है, आई वुड से बेहतर इलाज नहीं है. आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका जो रिकवरी आप चाहते हैं वो विद सर्जरी ही पॉसिबल है. एंड जो फियर फैक्टर है वो लाजमी है. काउंसलिंग हम कोशिश करते हैं पेशेंट को बिठा के पूरा डिटेल में समझाने की कि सर्जरी का एज अ पर्सनली मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम एडमिशन टिल डिस्चार्ज थ्रू आउट क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं उनको बताएं, उनको समझाएं, ताकि आई थिंक वो फियर थोड़ा सा पेशेंट के मन से कम हो. राइट. एंड ऑलवेज गिव द पेशेंट टाइम कि आप घर जाओ, थिंक अबाउट इट, बताओ, सोचो, पढ़ो, फिर वापस आके दोबारा डिस्कस करो. आई थिंक हियर द डॉक्टर रूल कम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सब डॉक्टर्स को करना चाहिए कि एक जो कामिंग फैक्टर आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना? आप किसी को बताएं, काउंसिल करें, बट गिव देम टाइम टू थिंक एंड डिसाइड. फाइन. सो डॉक्टर द्युति, लेट्स मूव टू रैपिड फायर क्वेश्चंस. अच्छा, ओके. जवाब हाँ या ना और एक लाइन में आंसर होगा. क्या आप तैयार हैं? कंधे में दर्द हो तो क्या फिजियोथेरेपी ही जरूरी है, सर्जरी नहीं? ना, कुछ केसेस में फिजियोथेरेपी, कुछ केसेस में सर्जरी. ओके. एक बार एसीएल डैमेज तो स्पोर्ट करियर खत्म? ना. ना. पॉसिबल, 100% पॉसिबल टू गेट बैक टू स्पोर्ट्स. ग्रेट. नी रिप्लेसमेंट के बाद इंसान सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता? बिल्कुल गलत. नी रिप्लेसमेंट के बाद आप चौकड़ी मार के भी नीचे बैठ सकते हैं. वाओ. कैल्शियम की गोली खाने से जॉइंट्स ठीक हो जाते हैं? नॉट फुल्ली करेक्ट, नॉट फुल्ली रॉन्ग. कैल्शियम जरूरी है, बट मोर देन कैल्शियम आई थिंक मसल स्ट्रेंथनिंग की ज्यादा जरूरत है. अगर विटामिन डी ना लें तो चलेगा? विटामिन डी वैसे तो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, बट अमाउंट इज वेरी लेस. सो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, आई वुड से वी नीड विटामिन डी सप्लीमेंट्स. ओके. हर तरह के जॉइंट पेन का सबसे अच्छा इलाज सिर्फ आराम है? ये तो बिल्कुल ही गलत है. जॉइंट पेन का इलाज एक्सरसाइज है, आराम नहीं है. अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ना कमर में दर्द है आराम कर लेते हैं, नहीं करना है. उंगलियों के जोड़ चटकाने से आर्थराइटिस बढ़ता है? एब्सोल्युटली नॉट. दिस इज जस्ट ए कैल्शियम डिपॉजिट जो क्रैक होता है, नथिंग टू डू विद आर्थराइटिस. ग्रेट. सो डॉक्टर द्युति, आई थिंक दिस सेशन वाज वंडरफुल. आपने एक वंडरफुल इंसाइट दी है हमारे ऑडियंस को. लाइक जितनी सिंप्लिसिटी से एंड क्लैरिटी से आपने समझाया है हमारी नी शोल्डर जॉइंट्स को लेकर, स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर, आई थिंक सब मिथ्स ब्रेक हो गए हैं. थैंक यू. Everything is होपफुली आई वाज clear. हेल्पफुल.
एंड कहीं ना कहीं आपने जो बताया है, डर के आगे जीत है, आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई है तो उसको टाइमली दिखाएं, एक राइट Absolutely. गाइडेंस ले, एक राइट डायग्नोस कराएं और एक टाइम से राइट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। So viewers, keep smiling, stay healthy. Until next time, thank you, Dr. Thank Duty, you. and giving your precious time sharing Thank you. knowledge with us. Thank you so Thank you, much. viewers.